आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम साइंस के 1500 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए थे। तो लगभग 180 के समथिंग क्वेश्चन हम कर चुके थे। 2 पार्ट हम ला चुके हैं, तो तीसरे पार्ट के साथ आ जाए हैं। तो देखिएगा, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे आज के। बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो देखो, कार्य क्या होता है आपके? बल इंटू विस्थापन। मतलब अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो विस्थापित हो जाती है तो वहाँ कार्य होगा। अगर बल लगा रहे हैं, विस्थापन नहीं होगा तो वो कार्य नहीं होगा। कार्य किस तरह की राशि? तो कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य आपकी क्या होता है? कार्य एक अदिश राशि होती है, सदिश राशि नहीं होती। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन दोनों क्या होती है? सदिश राशि होती है, और सदिश राशि का गुणनफल अदिश राशि होती है। तो कार्य आपकी क्या होगी? कार्य आपका अदिश राशि हो जाएगी। कार्य का ऐसा ही मात्रक, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपके पास? जूल, या जूल को ही आप क्या कह सकते हो? न्यूटन सेकंड आप कह सकते हो। ठीक है, एक जूल वह कार्य है जो 1 न्यूटन का बल लगाकर वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाता है। तो 1 जूल क्या होगा आपको? अगर हम 1 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को अगर 1 मीटर विस्थापित कर देते हैं तो वो क्या कार्य के वो क्या कहलाएगा? 1 जूल कार्य कहलाएगा। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा। तो देखो, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है आपके? अर्ग होता है। और इसी तरीके से जो बल होता है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है आपके? डाइन। ठीक है, क्या कार्य का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कार्य आपके धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और वह बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होगा। तो देखो, कार्य क्या होता है आपके पास? बल इंटू विस्थापन। बल कितना है? 10 न्यूटन। विस्थापन कितना है? 2 मीटर। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 जूल। और यही आपके क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। कार्य करने की दर को कहा जाता है। तो कार्य करने की दर तो होती है आपके पास शक्ति, और कार्य करने की, ठीक है, कार्य करने की दर क्या होती है आपके पास? शक्ति होती है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है आपके पास? शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटा समय। ठीक है, शक्ति क्या होता है आपके पास? कार्य बटा समय। शक्ति को हम पी से डिनोट करते हैं। शक्ति किस तरह की राशि है? तो शक्ति आपके अदिश राशि है। ठीक है, सदिश और अदिश राशि तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे आपके पास। शक्ति का मात्रक, तो देखो, शक्ति का ऐसा ही मात्रक तो होता है वाट, और इस वाट को ही हम क्या बोलते हैं? जूल पर सेकंड। देखो, कार्य के लिए तो आ जाएगा जूल, और नीचे डिवाइड में क्या समय है ना, तो क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। इस नियम को क्या कहते हैं? ये आपके क्या होता है? ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अब देखियो, कार्य करने की दर तो आपकी क्या थी? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता जो होती है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक आपकी क्या होगा? जूल ही होगा। 1 वाट बराबर होगा, तो देखो, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। तो प्रति सेकंड 1 जूल कार्य करने को, मतलब प्रति सेकंड 1 जूल कार्य करने को ही हम क्या बोलते हैं? 1 वाट बोलते हैं। ठीक है, तो 1 वाट आवर में कितने जूल होते हैं? तो देखो, 1 वाट आवर। तो 1 वाट आवर में आपके कितने जूल होंगे? 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। और 1 किलो वाट आवर, देखो अभी आप किलो वाट आ गया ना, तो मतलब 10⁻³ और ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत कौन सा है? सूर्य। ठीक है, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण हो तो उसे हम कहते हैं, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? अगर गति के कारण ऊर्जा होती है तो उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? ई के इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, हाफ एम वी स्क्वायर। एम तो हो जाएगा आपके यहाँ मास, और वी हो जाएगा आपके वेलोसिटी। ठीक है, गिरती हुई वस्तु, बहते हुए पानी, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया में कौन सी ऊर्जा निहित होगी? अब देखो, इन सब में गति है ना। गिरती हुई वस्तु में भी गति है, बहते हुए पानी में भी गति है, बहती हुई हवा में भी गति है, और घूमता हुआ पहिया, पहिए में भी गति है, तभी घूम रहा है। तो कौन सी ऊर्जा निहित होगी? गतिज ऊर्जा यहाँ निहित हो जाएगी। ठीक है, जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्थितिज ऊर्जा। अब देखो, स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? mgh। एम तो यहाँ हो जाएगा मास, जी हो जाएगा आपके गुरुत्वीय त्वरण, और एच क्या हो जाएगा आपके पास? हाइट हो जाएगी। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा के आपके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ऊंचाई पर रखे पत्थर की संचित ऊर्जा इत्यादि किसके उदाहरण है? तो ये स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। एग्जाम में आपको कोई भी देके पूछ सकता है कि इसमें गतिज होगी ऊर्जा होगी या स्थितिज ऊर्जा, तो आप के यहाँ से हेल्प मिल जाएगी आपको। इसके एग्जाम्पल यही हैं, गतिज और स्थितिज दोनों के। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए, विद्युत बल्ब होता है ना, वो आपकी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत से मतलब परिवर्तित या रूपांतरित आप बोल सकते हो। ठीक है, रूपांतरित सही वर्ड रहेगा यहाँ, कि मतलब चेंज करता है। ठीक है,
विद्युत सेल जो होता है वो क्या करता है, आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और जो मोमबत्ती होती है वो क्या करती है, आपके रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसी तरीके से आपके फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो आपके क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। और जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन क्या करता है, आपके माइक्रोफोन आपके ध्वनि ऊर्जा जो होती है, ध्वनि ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और जो लाउड स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर आपके क्या करते हैं, लाउड स्पीकर आपकी विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सितार एवं अन्य वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। देखो सितार एवं अन्य वाद्य यंत्र क्या होता है, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ती है, तो वो क्या हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा। और वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, देखो सितार को जब आप मेहनत करोगे उस पर, उसको बजाने की कोशिश करोगे तो क्या आएगी, ध्वनि आएगी ना। तो किस ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, मतलब यांत्रिक ऊर्जा, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं तो उससे कौन सी ऊर्जा आ रही है, आपके ध्वनि ऊर्जा आ रही है, ठीक है। सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य से हमें प्रकाश ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के समय सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के समय सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, तो रासायनिक ऊर्जा में होता है, ठीक है। ऊपर उठते हुए देखो हथौड़ा, अब यहाँ मिसप्रिंट है, ऊपर उठते हुए हथौड़े में, ठीक है, यहाँ हथौड़ा आएगा। ऊपर उठते हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो ऊपर उठते हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, आपके गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी, तो देखो चलती गाड़ी में जब आदमी बैठा होगा तो गाड़ी चलेगी तो गतिज ऊर्जा भी होगी, और वो बैठा है ना तो उसकी स्थिति के कारण वहाँ स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो दोनों, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी, ठीक है। एक तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो देखो तनी हुई स्प्रिंग, तो उसको आप अगर स्प्रिंग को दबा दोगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब देखिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का कुल योग कहलाता है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, आपके यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, आपके पास गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यह प्रमेय है, ठीक है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये प्रमेय है। ये कौन सी है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं आपके, तो न्यूमेरिकल भी हम इस पर करेंगे रिलेट करते हुए। आपको आता है ना कि 4 मिनट के अंदर कोई गाड़ी अगर 8 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड पर पहुंच जाती है तो फिर उसमें हमारे को पूछा जाता है ऊर्जा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके, वो आपके इसी कार्य ऊर्जा प्रमेय से होते हैं, तो इसे भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिएगा गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और संवेग में, मतलब मोमेंटम में आपके क्या संबंध होता है, तो ये होता है आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है आपके p²/2m, ठीक है। के तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, p आपके आ जाएगा संवेग मतलब मोमेंटम, और ये क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा आपके पास, m जो होगा ये हो जाएगा मास, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये भी। गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में क्या संबंध होता है, के इक्वल टू p²/2m, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो देखिए m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, mgh। बल इंटू विस्थापन होता है, तो बल क्या होता है आपके पास, F इक्वल टू m है। तो ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण ए की जगह यहाँ जी लिखो या ए लिखो, बात एक ही है, तो mgh हो जाएगा, ठीक है। बल इंटू विस्थापन, विस्थापन कितना, जितनी ऊंचाई तक ले जाओगे वो विस्थापन होगा, ठीक है, तो mgh हो जाएगा, ठीक है। तो और इससे न्यूमेरिकल भी बहुत आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा। तो देखिए संवेग क्या होता है आपके, p इक्वल टू एम वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो एक चीज़ बताओ, p इक्वल टू एम इंटू वी है ना, तो जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसका क्या होगा, उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। तो कार और रेल इंजन दोनों में से किसका मास ज़्यादा होगा, आपके रेल इंजन का मास ज़्यादा होगा। तो मतलब अगर रेल का द्रव्यमान ज़्यादा है आपके, तो क्या होगा, आपके संवेग भी किसका ज़्यादा होगा, रेल के इंजन का ज़्यादा होगा, ठीक है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, देखो पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, 2.8 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। कितनी है, 2.8 किलोमीटर पर मिनट, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जा सकती है। तो देखो जो पलायन वेग, पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट। मतलब अगर किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से फेंकोगे तो वो पृथ्वी पर वापस रिटर्न नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारे जो गुरुत्वाकर्षण है ना उससे, उसकी लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। तो वो जो भी वस्तु है वो आपके अंतरिक्ष की तरफ चल जाएगी। तो रॉकेट को ऊपर उड़ाने के लिए आपको क्या, उसकी स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, 11.2 किलोमीटर पर मिनट रखनी पड़ेगी। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चंस का लेवल आपको देख के खुद समझ में आ रहा होगा कि ये सब वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। मेहनत से बनाई गई है, कॉपी पेस्ट नहीं करी है, एक एक क्वेश्चन को उठाया है
4-5 बुकें पास में रखकर, ठीक है। तो बहुत प्रेम से बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके बनाया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, ठीक है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो देखो, एक मकान की छत से हम कोई पत्थर गिरा रहे हैं तो उसकी सबसे अधिक गतिज ऊर्जा कब होगी? जब वो नीचे, जब हम उसको गिराएंगे तो पृथ्वी के जब एकदम टच करने वाला होगा ना, तो उसकी भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। भारहीनता होती है, मतलब कोई व्यक्ति, कोई भी वस्तु जब, मतलब कोई भारहीनता कब अनुभव करती है? कब अनुभव करेगी? जब वो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, मतलब वहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं हो, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो, कोई गुरुत्वीय त्वरण नहीं होगा, तो वो क्या करेगी? वहाँ वहाँ भारहीनता का अनुभव करेगी। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? तो देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी ना, वो भी आपके एक्सेलरेशन से, मतलब एक बढ़ती हुई गति से आपके अगर ऊपर जाएगी, तो अब आपको वेट क्या होगा? अधिक मालूम पड़ेगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आपके सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत है ना, वही आपका द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशन दर्शाता है, ठीक है। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? तो देखिए, निर्वात वाली बात हो रही है यहाँ। निर्वात का मतलब वहाँ कोई आपके ग्रेविटेशन कोई काम नहीं करेगा, गुरुत्वाकर्षण वहाँ काम नहीं करेगा। तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण काम नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों को एक साथ छोड़ोगे, चाहे वो लोहा हो, कागज हो या पत्थर हो, तीनों एक साथ ही आपके पृथ्वी पर आएंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा होगी। तो देखो, गतिज ऊर्जा क्या होती है? अभी हमने देखा था ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर है ना, तो एक चीज बताओ, पहले वी थी, अब वी/3 हो गई, तो क्या होगा? वी/3 का स्क्वायर मतलब वी²/9, मतलब कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगी, ठीक है। और न्यूमेरिकल करेंगे तब अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? तो देखो, पैराशूट है तो पैराशूट का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा जगह घेरेगा, ज़्यादा जगह घेरेगा तो क्या होगा? जो हवा होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो हवा के प्रतिरोध के कारण क्या होगा कि वो, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा नीचे आने में, ठीक है। अब देखिएगा, किसी बांध की दीवार आधार पर अधिक चौड़ी होती है, क्यों? तो देखियो, बांध की दीवार आधार पर क्यों चौड़ी होती है? बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्या होगा? आपके जो क्षैतिज समतल हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो बढ़ने वाला दाब होता है ना, उसको सहन कर सके, इसके लिए आपको क्या करेगी? वो बांध की दीवार को अधिक चौड़ी बनाता है। यहाँ देखिए, आपको वर्टिकल बोल दे तो वर्टिकल प्लेन के लिए नहीं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का ध्यान रखना, क्षैतिज समतल का। दाब को परिभाषित कीजिए। तो देखो, दाब क्या होता है? प्रेशर क्या आता है आपके पास? फोर्स अपॉन एरिया। किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? दाब। मतलब दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो ठीक है, क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। तो दाब का मात्रक देखो, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? फोर्स का तो हो जाएगा न्यूटन, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ करेक्शन कर लेना, दाब का क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। न्यूटन, मैं पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा। और इसको हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया है ना, तो यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ गलती से ये मल्टीप्लाई वाला हो गया, यहाँ डिवाइड लगेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। भारी बोझ ढोने वाले ट्रकों के आयतन के टायर अधिक चौड़े बनाए जाते हैं, क्यों? तो देखो, भारी बोझ ढोने वाले ट्रकों के टायर अधिक चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि भार से उत्पन्न प्रभावी दाब का मान कम हो जाता है। देखो, टायर चौड़े होंगे तो टायर क्या होगा? टायर चौड़े होंगे तो जितना भी दाब होगा ना, मतलब ट्रक का जितना भी प्रेशर, आपके जो वेट है उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? फैल जाएगा। उसको जितना अधिक क्षेत्रफल मिलेगा। देखो, फोर्स अपॉन प्रेशर क्या आता है आपके? फोर्स अपॉन एरिया। तो मतलब अगर जितना आप एरिया बढ़ा दोगे, ठीक है, आप एरिया अगर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर का मान कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ट्रक के टायर अधिक चौड़े करते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब क्या होता है आपके? घटता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो क्या होगा? जैसे पहाड़ियों पे जाते हो तो क्या होता है? वहाँ वायुदाब आपके घटता जाता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाती है, किस कारण से? तो ठीक है, वो वायुदाब में कमी के कारण ही निकलती है। किसी पानी के पात्र में गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब भी। अब देखो, कोई एक गिलास है तो गिलास में क्या होगा? अगर आप ऊपर होल कर दोगे तो पानी धीरे निकलेगा, लेकिन उसी गिलास के आप नीचे ही नीचे होल करोगे तो क्या होगा कि पानी को जो निकलने का प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ? किसी पानी के पात्र में गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एक पात्र में एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर क्या होगा? अब देखो, एक गिलास लो और उसके एक ही साइड में आप, मतलब एक ही लेवल पे आप 4 होल कर दो तो चारों से पानी की निकलने की स्पीड क्या होगी? बराबर ही होगी ना। तो मतलब उस पर क्या होगा? दाब भी समान होगा।
लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्यों? देखो, लोहे की कील पानी पारे पर तैरेगी लेकिन पानी में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि जिसका भी घनत्व अधिक होगा ना, जिसका घनत्व अधिक होगा वो चीज़ क्या होगी, डूब जाएगी। तो क्या होता है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक परंतु पारे से कम होता है। तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक लेकिन पारे से कम, तो लोहे का घनत्व कम है ना। देखो, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो चीज़ क्या होगी, डूब जाएगी। मतलब लोहे की कील है, लोहे की कील का जो घनत्व होता है ना वो क्या होता है, पारे से कम होता है, तो वो क्या होगा, ऊपर तैरेगी। लेकिन लोहे की कील का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है तो वो डूब जाएगी, सीधी सी बात है। कोई भी नाव पानी में डूब जाएगी यदि वह अपने भार के बराबर या ज़्यादा पानी नहीं हटाती। देखो, नाव क्यों तैरती, नाव इसलिए तैरती है क्योंकि नाव अपने भार या अपने भार के से ज़्यादा का पानी वहाँ से हटा चुकी होती है उस एरिया से, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे तैरती है, ठीक है। किसी वस्तु की इकाई आयतन की मात्रा को उस वस्तु का कहते हैं, तो किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को उस वस्तु को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। मतलब घनत्व क्या होता है आपके पास, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। घनत्व क्या हो जाएगा आपके पास, द्रव्यमान बटा आयतन, और इसका यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। द्रव्यमान का तो हो जाएगा केजी और आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब एरिया में जितना वेट होता है, जितना मास होता है ना, वेट नहीं, इसको आप मास बोलना, कि मतलब 1 मीटर क्यूब एरिया में जो उसका जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर भी क्या परिवर्तित रहता है, तो देखो, वस्तु की मात्रा आप कितनी ऊपर नीचे कर दो लेकिन घनत्व सेम रहेगा, क्योंकि घनत्व क्या होता है, उसके 1 मीटर क्यू एरिया का होता है। 1 मीटर क्यू एरिया में जितना उसका मास होता है उसको हम घनत्व कहते हैं। तो ये क्या होता है कि कितना भी आप मात्रा में परिवर्तित कर दो, घनत्व हमेशा होगा वही रहेगा, ठीक है। किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का कहते हैं, तो वस्तु का आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो ठीक है, किसी वस्तु का घनत्व और उस पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात को हम क्या कहेंगे, आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई, तो आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है, तो पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान होता है, क्यों? देखो, जो समुद्र का पानी होता है ना उसका घनत्व क्या होता है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। समुद्री जल का घनत्व अधिक होगा और जो नदी का जल होगा ना उसका घनत्व कम होगा। इसलिए क्या होता है आपके, देखो, समुद्र में क्या होता है आपके पास नमकीन वाला पानी पाया जाता है, तो वहाँ क्या होगा कि उसका जो समुद्र का जो जल होगा ना उसका जल का घनत्व अधिक होगा, इसलिए वहाँ तैरना क्या होता है, आसान होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ना आपके, वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं आपके पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो जल के उत्क्षेप का अध्ययन आपके सर्वप्रथम किसने किया था, आर्किमिडीज ने किया था। किसी वस्तु के किसी द्रव में तैरने को कहते हैं, तो किसी वस्तु के किसी द्रव में तैरने को क्या कहते हैं, प्लवन कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के किसी द्रव में तैरने को क्या कहते हैं, प्लवन कहा जाता है। जब किसी वस्तु को हम किसी द्रव में दबाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जब किसी वस्तु को हम किसी द्रव में दबाने का प्रयास करते हैं तो द्रव द्वारा भी ऊपर की तरफ एक बल लगाया जाता है, उस बल को कहते हैं, तो उस बल को क्या कहते हैं हम, उत्प्लावन बल कहते हैं, देख, ठीक है। कभी कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, बाल्टी के अंदर आप मक्खन डालते हो तो वो ऊपर की तरफ उसको प्रेशराइज करती है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या होगा, उनका गलनांक बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मोम मुर्गी होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जब हम उनको गर्म करते हैं ना तो उनके आयतन में वृद्धि होती है। तो ऐसे पदार्थों का जब दाब बढ़े, ऐसे पदार्थों में जब दाब बढ़ाएंगे ना तो उनका गलनांक क्या होगा, उनका गलनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे देखिएगा, गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में कमी आती है, मतलब गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में कमी आती है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या हो जाएगा, उनका गलनांक कम हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और दाब बढ़ने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्वथनांक हमेशा आपका क्या होगा, जैसे जैसे आपका दाब बढ़ेगा क्वथनांक भी आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, जब बर्फ़ पिघलेगी ना तो क्या होगा, देखो, पानी क्या होता है, देखो, बर्फ़ क्या होता है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, ठीक है, मतलब सॉरी उसका आयतन घटता है। कि जब भी बर्फ़ पिघलेगी ना आपके तो उसका आयतन क्या घटता है, लेकिन जब भी पानी के अंदर बर्फ़ तैरती है ना तो बर्फ़ का कुछ भाग उसके ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रहता है, ठीक है। तो पानी के ऊपर रहता है, इसी कारण क्या होता है कि जब बर्फ़ पिघलती है ना तो उसका जो लेवल है ना उसके पानी के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आगे लाइन देखिएगा, बर्फ़ के पिघलने पर उसका आयतन, तो बर्फ़ के पिघलने पर उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन घटेगा, ठीक है।
बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? तो बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? क्योंकि बादलों का जो घनत्व हो ना, घनत्व होता है वो हवा के घनत्व से कम होता है। इसलिए क्या होता है कि हवा, बादल आपके हवा में तैरते हैं, ठीक है। बादलों का घनत्व हवा के घनत्व से क्या होगा? कम होगा। मैंने आपको ये कहा था ना कि जिसका घनत्व कम होता है वो वस्तु तो तैरेगी, और जिसका घनत्व कम होगा, ज़्यादा होगा, वो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। मतलब अगर बादलों का घनत्व अगर ज़्यादा होता तो वो क्या होते हैं? नीचे आ जाते हैं। लेकिन घनत्व कम होने के कारण क्या होता है कि वो हवा में तैरते हैं। लाइफ जैकेट डूबते हुए व्यक्ति को किस तरीके से बचाती है? तो देखो, लाइफ जैकेट क्या करती है आपके, लाइफ जैकेट क्या होता है कि आपके आयतन में वृद्धि कर देती है। आयतन में वृद्धि होने के कारण क्या होता है? घनत्व क्या होता है आपके? घनत्व होता है आपके पास द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आयतन में वृद्धि होगी तो क्या होगा? घनत्व में कमी होगी। अब घनत्व में कमी आएगी तो क्या होगा? आप तैरोगे, सीधी सी बात है। देखो अब देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शीतकाल में सब जब झील के ऊपर ऊपरी सतह का पानी बर्फ बन जाता है तो जलीय जंतु जीवित कैसे रहते हैं? तो देखिए, शीतकाल में जब झीलों के ऊपर बर्फ जम जाती है तो क्या होता है कि बर्फ क्या होते हैं? आपके कुचालक होते हैं। मतलब वो अंदर उष्मा को जाने नहीं देते। तो अंदर क्या होता है कि अंदर पानी का जो आपका टेम्परेचर होता है ना, वो 4 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। और उसके कारण क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर बने रहने के कारण नीचे की जो पानी होता है ना, वो बर्फ नहीं में नहीं परिवर्तित होता है। तो क्या होता है कि जलीय जीव नीचे पानी में जीवित रह जाते हैं, ठीक है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की घटना को कहते हैं। तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की क्रिया को क्या कहते हैं हम? घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। अब देखो, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। सैकड़ों बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो अणुओं के बीच ससंजक बल, मतलब अणुओं के बीच आपस में एक दूसरे को खींचने की जो प्रवृत्ति रहती है ना, उसी के कारण पृष्ठ तनाव आपके पैदा होता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना किसका उदाहरण है? तो ये केशिकत्व का उदाहरण है, ठीक है। जल की सतह पर तेल फैल जाता है, क्यों? क्योंकि जो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है ना, वो क्या होता है? आपकी जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके उसके कारण क्या होता है कि जल की सतह पर तेल फैल जाता है, ठीक है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो इसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो आपने देखा भी होगा कि जब झील की तली से उठकर जैसे जैसे वायु का बुलबुला ऊपर आता जाता है तो वो क्या होता है? बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है, आयतन में वृद्धि होगी तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब, देखो आयतन में वृद्धि होगी तो क्या होगा? दाब आपके कम हो जाएगा, ठीक है। बर्फ से दो टुकड़ों को आपस में दबाने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? देखो, बर्फ को दो टुकड़ों का आप जब दबाओगे तो क्या होगा? दाब क्या होगा? दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ने से क्या होगा? गलनांक घटेगा। तो क्या होगा? आपके वो दोनों चिपक जाएंगे। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या उदाहरण है? तो देखो, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या उदाहरण है? इसका उदाहरण है पृष्ठ तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों? तो देखो, स्थिर पानी में जब हम तेल डालते हैं तो क्या होगा? उसका पृष्ठ तनाव कम होगा और मच्छर क्या होंगे? नीचे डूब जाएंगे तो क्या होगा कि वो सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए इसके कारण क्या होता है कि मच्छर कम हो जाते हैं। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, क्यों? तो देखिए, प्रेशर को कम करने के लिए, दबाव को कम करने के लिए लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी नाव यदि अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती तो वह क्या होगी? डूब जाएगी। देखो, नाव तैरती इसलिए क्योंकि अपने वो भार के बराबर या भार से ज़्यादा का वो क्या करती है? वेट हटा के बराबर पानी हटा देती है, ठीक है। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान होगा। तो देखो, परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान होगा आपके शून्य, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी लंबाई, आयतन तथा आकृति में कुछ परिवर्तन होता है और बल हटा लेने पर यह वस्तु पूर्ण रूप से अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, तो ऐसे वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु, और वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं? तो वस्तु के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए